हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। सो भाई आपका स्वागत है एक फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एक और लेक्चर में। भाई इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है एंड डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पे, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और बाकी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे जनरेट करी जाएगी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड को एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। भाई देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड याद रखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब हर जगह पे एक समान जैसी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल को कुछ इस तरीके से रख देते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ, चलिए -q, इसको मैं ले लेता हूँ +q। सो हमारी जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट भी कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, है कि नहीं। ये मेरा डाइपोल एंड ये डाइपोल मोमेंट भी इधर हो जाएगी। ये मैं इसका सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक L। अब अगर मैं इस पर फोर्स की बात करता हूँ, चलिए देखिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड है, चार्ज है तो फोर्स तो होगा ही होगा। +q चार्ज तो फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन सेम। -q पे फोर्स तो भाई फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यार ये फोर्स भी kq/L² और ये फोर्स भी kq/L², मतलब दोनों फोर्स सेम होने वाला है, एक फोर्स जी डायरेक्शन में, एक फोर्स जी डायरेक्शन में। इसका मतलब हमारा F नेट तो यहाँ पे हो जाने वाला है 0। याद रखिएगा कब होगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। हाँ बच्चा लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड पे F नेट हमेशा 0। क्यों? बिकॉज एक चार्ज पे फोर्स उस तरफ लग रहा है, एक चार्ज पे फोर्स इस तरफ लग रहा है एंड दोनों ही चार्ज सेम है तो दोनों ही फोर्स भी सेम रहने वाले। सो नेट फोर्स हो 0। लेकिन एक तकलीफ ये है बच्चा लोग कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, हाँ याद आया, लाइन ऑफ एक्शन पढ़ा था। देखिए, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ पे है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है। भाई अगर दोनों फोर्स ऐसे होते हैं, देखिए अगर दोनों फोर्स ऐसे होते सो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम, सो दोनों कंप्लीटली 0, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी किसी भी तरह की मोमेंट दिखाता ही नहीं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग है। और आप जानते ही होंगे कि भाई जिस फोर्स की सेम एंड opposite force which have different line of action of force, भाई जब ये कंडीशन होती है तो उस समय क्या होता है, makes the object to rotate about its axis। भाई जब फोर्स अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे जा रहा है तो होगा क्या कि भाई ये उसको रोटेट कर देगा, है ना, हमने पढ़ रखा है। मतलब ये जो फोर्स है ये इस डाइपोल को कुछ इस तरीके से रोटेशन में लाएगा और ये कुछ इस तरीके से रोटेशन में। देखिए यहाँ पे F नेट 0 था, मतलब ये जो डाइपोल है ये ना ही आगे जाएगा ना ही पीछे जाएगा, कोई मोशन इस टाइप से तो करेगा ही नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम पता ही होगा भाई आप लोग को, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, ये ना ही आगे जाएगा नहीं पीछे, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों? बिकॉज देखिए ये इसका सेंटर हो गया तो भाई ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, आप इमेजिन कर सकते हैं ये एक्सिस। अब होगा क्या, दो फोर्स एक इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में है और लाइन ऑफ एक्शन है, तो होगा क्या कि ये डाइपोल घूमना चालू हो जाएगा, रोटेट होना चालू हो जाएगा अबाउट इट एक्सिस, मतलब इसके एक्सिस पे, यानी कि ये यूं डाइपोल जो है वो रोटेट होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि वो रोटेशन को हम कहते हैं टॉर्क। तो भाई जब आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड उस पर टॉर्क अप्लाई करेगा। और टॉर्क की फॉर्मूला हम तो पढ़ रखे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
है कि नहीं। अब देखिए एक टॉर्क यहाँ लगने वाला है, एक टॉर्क यहाँ लगने वाला है, ये टॉर्क जो है उसको नीचे लेके आएगा, मतलब क्लॉकवाइज। अच्छा हम यहाँ पता है क्या चेक कर रहे हैं कि यार इस समय इस कंडीशन में जो टाउ नेट है, नेट टॉर्क, क्या वो जीरो होगा, वही देखते हैं। सो देखिए ये इसको इधर लेके आ रहा है क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से ये यूं है, सो ये फोर्स यूं जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हो गया क्या कि जो टोटल टॉर्क लगने वाला इस समय वो दोनों का प्लस हो जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2। इसको हम चलिए F1 ले लेते हैं, इसको F2 ले लेते हैं। तो भाई ये जो लगेगा ये टाउ 1 लगेगा, और ये जो लगेगा वो टाउ 2 लगेगा। अब यहाँ पे पहले हम प्लस नहीं लिखते, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि दोनों ही यूं जा रहे हैं क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब वो ऐड हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में टाउ नेट जीरो होने वाला नहीं। चलिए आओ इसकी फॉर्मूला निकाले हम लोग। अच्छा फॉर्मूला में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला हो जाएगा, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर। तो क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है? देखिए अगर मैं ये मान के चलूँ, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन और ये है प्लस चार्ज और ये एक्सिस, ठीक है, तो मुझे इतना डिस्टेंस है, लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं। तो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हम यहाँ से सेंटर सीधा ले लेते हैं, ये सेंटर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात तो सही है। अब देखिए क्या होगा, ये L था, ये क्या है, चलो थोड़ी फिगर में अच्छी बना दो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। छिछी फिगर थी ना, छिछी वाली, थोड़ी अच्छी वाली बना लेते हैं। अच्छी बन जा भाई। हाँ ठीक है बच्चा लोग, थोड़ा बहुत तो आपको चलाना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। हाँ तो भाई ये हमारा L था। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा L cos थीटा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा। तो जो इधर होगा वही इधर होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, जो इधर होगा y एक्सिस पे वही ये हो जाएगा ना बेटा। सो ये हो गया L साइन थीटा। सो ये आ गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा। सेम यहाँ पे भी होगा भाई, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये x एक्सिस L cos थीटा, और ये y एक्सिस होगा, इधर इधर y एक्सिस होगा, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा। सो इसको हम क्या बोल देंगे, L साइन थीटा। ओके चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सो टाउ वन मतलब F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस 2 के लिए F2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, ठीक है। फोर्स क्या है भैया, यहाँ पे चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण फोर्स हमने पढ़ रखा है QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया इधर, L साइन थीटा प्लस F2 मतलब फिर से QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब फिर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ये क्या हो गया फिर से L साइन थीटा। ओहो मेरा थीटा चला गया उधर, समझ जाना, चलो थीटा है वहाँ पे। तो भाई ये क्या हो गया, QE L साइन थीटा, QE L साइन थीटा, क्या हम इसको बोल सकते हैं 2QE L साइन थीटा। बोलो सही है कि नहीं, सब कुछ सेम है। अब भाई ये 2 और ये L को हम साथ में ले लेते हैं, थोड़ी कारस्तानी करते हैं। चलिए, ओहो सर ये क्या किया, देखो कुछ दिख रहा है। चलिए ये QE था ना, मैं इसको EQ लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन है, इंटरचेंज कर ही सकते हैं। सो Q2L Q चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, याद आया, डाइपोल मोमेंट साइन थीटा। सो ये इसको अगर मैं प्रॉपर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। सो भाई ये आ गया मेरा नेट टॉर्क ऑन डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा बच्चों लोग ये क्या है, अभी ये थीटा क्या है,
थीटा क्या है भाई? थीटा मतलब ये वाला एंगल, थीटा मतलब ये एंगल। देखिए ये इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और ये क्या हो जाएगी, हमने भले इसको पहले लाइन ऑफ एक्शन लिया था बट इलेक्ट्रिकल फील्ड भी तो यही डायरेक्शन में है। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन, देखिए ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव, सो भाई ये मेरे डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, और थीटा जो है उसके बीच का एंगल रहेगा। अब इसको हमने थीटा ले लिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मोमेंट के बीच का एंगल थीटा ले लिया, सो ये थीटा तो ये भी थीटा, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये है ये भी होगा थीटा। क्यों? देखिए z बन रहा है ऑल्टरनेट एंगल, तो भाई थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पे फॉर्मूला आ गई पीई साइन थीटा, और इन दोनों के बीच का ही एंगल है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल के बीच का ही एंगल है साइन थीटा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, P क्रॉस E, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में आप E इंटू पी करो कि P इंटू ई करो, आंसर सेम रहने वाला है। बट अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर डायरेक्शन देखा जाए तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ या तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, E क्रॉस P, है ना। साइन थीटा कब आता है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन क्या बच्चों ये दोनों सेम हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों डायरेक्शन वाइज तो अलग है, मैग्नीट्यूड वाइज भले सेम है पर डायरेक्शन वाइज अलग है। तो अब हमें चेक करना है कि कौन सी डायरेक्शन आएगी, ये वाला सही है या ये वाला सही है। चले दे चेक करते हैं। हमने पहले क्या देखा था कि जो डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है वो इस टाइप से लग रहा है, इन शॉर्ट क्लॉकवाइज लग रहा है। हम अब ये देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। इन दोनों में से जिसकी क्लॉकवाइज होगी वो हमारा सही आंसर। तो देखिए पहले हम P क्रॉस E के लिए चेक करते हैं। ये है P, ये है E। अब P क्रॉस E मतलब P से E की तरफ जाना है, मतलब U, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। देखिए हमारा टॉर्क तो कहाँ लग रहा था, टॉर्क तो क्लॉकवाइज ही था, है क्या नहीं बच्चा लोग। और ये भी क्लॉकवाइज हो गया, राइट। अब वो चेक कर लेते हैं, E क्रॉस P, E क्रॉस P मतलब इस टाइप से जाएगा इधर, सो E क्रॉस P क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चे लोग यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये डायरेक्शन सही है, ये नहीं। तो हम नेट टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। अगर उसका मैग्नीट्यूड P साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन मोमेंट एंड दी इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके बच्चा लोग, इस टाइप से निकाला जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा अब मुझे देखना है, बिठाओ बच्चा लोग इसको, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब ये जो टॉर्क लग रहा है इस डाइपोल पे, ये कब मैक्सिमम होने वाला है और कब मिनिमम होने वाला है, ये चलिए हम लोग देखते हैं भाई। देखिएगा सबसे पहले हम देख लेते हैं मैक्सिमम व्हेन विल बी द टॉर्क ऑन डाइपोल इज मैक्सिमम। वो कब मैक्सिमम होगा भाई, चलिए देखें। सो देखिएगा बच्चा लोग, देखिए हमारी फॉर्मूला क्या आ गई भाई, अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में मेरे डाइपोल को रखता हूँ, सो एफ नेट तो ऑलवेज ज़ीरो ही लेने वाला है, ऑलवेज। और जो टाउ नेट है वो मिलने वाला है मुझे P E साइन थीटा या तो फिर P क्रॉस E, है क्या नहीं। अब हमको क्या ढूंढना है कि वो कब मैक्सिमम होगा। फॉर्मूला क्या है, P E साइन थीटा। अब भाई ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा,
जब थीटा इज इक्वल टू, अच्छा साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, साइन थीटा मैक्सिमम मतलब जब साइन की वैल्यू 1 होगी, और साइन की वैल्यू 1 कब होती है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका मतलब भाई ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ इस टाइप से है तो डाइपोल जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ये हो गई हमारे मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और ये हो गई हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन। सो एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। सो इस समय जो टॉर्क लगेगा वो एकदम मैक्सिमम लगेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आया? अच्छा भाई अब हम ये देखते हैं मिनिमम कब होगा। मैक्सिमम तो हमने देख लिया, मिनिमम कब होगा या जीरो कब होगा। When will be the torque on dipole is minimum और जीरो। जीरो कब होगा या मिनिमम कब होगा? देखिए अगेन फॉर्मूला क्या है आपकी, P इज साइन थीटा। अब अगर इसको मिनिमम करना है मतलब इसको जीरो करना पड़ेगा। जीरो कब होगा? देखिए मोमेंट होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, वो तो जीरो हो सकती नहीं है। सो जीरो क्या हो जाएगा, साइन थीटा जीरो हो जाएगा। एंड साइन थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा या तो 0 डिग्री होगा या तो थीटा 180 डिग्री होगा। हाँ सर 0 डिग्री 180। देखिए थीटा क्या था, एंगल, किसके बीच का एंगल? तो भाई मोमेंट, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का एंगल होता था थीटा, है कि नहीं? तो इसका मतलब इस बार थीटा जो है वो जीरो होने वाला है। जरा देखिए दोनों कंडीशन हम ड्रॉ करते हैं। ये आ गई इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब जो आपका डाइपोल होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, -q + q। आप देख सकते, देखिए ये आपका डाइपोल, सॉरी हाँ डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हैं, है ना। अब 180 की बात करूं, अगर मैं 180 की बात करूं, जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। देखिए इस बार जो आपकी डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 हो गया, पूरा 180, है कि नहीं। सो इस टाइप से डाइपोल अरेंज हो जाएगा। अच्छा अब ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम तो है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे आके क्या हो रहा है, टॉर्क जीरो हो जाएगा, टाउ नेट क्या होने वाला है यहाँ पे आके जीरो। इसका मतलब यार ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। कौन सा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आपने 11 में पढ़ रखा है 3 टाइप के इक्विलिब्रियम्स, स्टेबल अनस्टेबल, जिसमें से 2 मैं की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, स्टेबल अनस्टेबल। सो भाई ये होने वाला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होने वाला है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर ये क्या होता है इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है ना। चलिए देखते हैं। अगर आपको याद हो 11 का, सो आपने पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और अगर मैं उसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दूँ, स्लाइड अपनी जगह से हिला दूँ, तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दूं, थोड़ा सा भी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिस्टर्ब कर दूं, तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो देखिए कैसे, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। देखिए कैसे इक्विलिब्रियम, यहाँ पे फोर्स लगेगा Fe, यहाँ पे फोर्स लगेगा QE, यहाँ भी फोर्स लग रहा है QE। आप देख सकते हो कि इस बार फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है एंड दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। देखो इसलिए तो इस समय टाउ नेट जीरो हो गया। क्यों? बिकॉज फोर्स ऑफ एक्शन की जो लाइन है, जो फोर्स की जो एक्शन ऑफ लाइन है वो सेम है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ से हिला दूँ, देखिएगा जरा ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, ये मैंने इसको स्लाइड डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइड डिस्प्लेस कर दिया, तो ये +q इधर आ जाएगा, ये -q इधर आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है,
इसको मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो होगा क्या कि भाई अब इस पे यहाँ पे एक फोर्स लगेगा QE, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस क्यू है तो अगेन यहाँ पे एक फोर्स है। देखिए आप देख सकते हो कि इस समय फिर से फोर्स ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो गया। सो होगा क्या कि फिर से एक टॉर्क लगेगा, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, यानी जो चीज़ ऐसे थी जैसे मैं उसको शिफ्ट करूँगा वापस ऐसे, जैसे मैं शिफ्ट करूँगा वापस ऐसे लेके जाऊँगा तो भी यूँ आ जाएगा, है क्या नहीं। देखिए अगर मैं इस डायपोल को यूँ लेके जाता हूँ, मतलब ये माइनस क्यू इधर आ गया, ये प्लस क्यू इधर आ गया, तो भाई इस पे जो फोर्स है वो लगने वाला है QE, इस पे जो फोर्स है वो लगने वाला है QE। तो ये होगा क्या, अब ये एंटी क्लॉकवाइज में इसको लेके जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जब मैंने डायपोल को इस तरीके से डिप्लेस किया, इस तरीके से, तो यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा है, सो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, और होगा क्या कि अब जो टॉर्क लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। सो ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का एंगल 0 है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। उस पर अगर मैं थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट करूँगा तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। डपक डिश, डपक डपक डपक, है कि नहीं, इस टाइप से होता रहेगा। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ मैंने समझ ली है। क्या समझ लिया सर, हमें भी तो समझाओ। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन डायपोल इन इट्स डायरेक्शन। भाई ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ना गुंडा बन गया है, यहाँ पे बोल रहा है कि डायपोल तेरे को तो मेरे साथ ही आना पड़ेगा, है ना। तो जब भी वो जाएगा उसको ये इधर ले आएगा, इधर जाएगा इधर आ जाएगा। सो डायपोल मोमेंट को हमेशा अपने डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब भाई ये अनस्टेबल क्यों है? स्टेबल का मतलब क्या था कि अगर वो डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो उसका आप उल्टा अनस्टेबल, कि अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूँगा, थोड़ा सा भी लाऊंगा ना, ये पूरा घूम जाएगा, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सो भाई सपोज करो कि चलिए मैंने ये इसको हिला दिया, ये मेरा डायपोल है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस क्यू हो गया और ये जो है वो प्लस क्यू हो जाएगा। मैंने क्या किया, ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। तो भाई माइनस क्यू है, सो फोर्स लग जाएगा ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो फोर्स लग जाएगा QE इस साइड। अब ये प्लस है तो इस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब आप क्या देख रहे हो, देखो दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग। उसी के साथ ये इधर लेके जा रहा है, ये इधर, इसका मतलब कि फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चालू हो जाएगा। सो भाई जैसे ही मैं डायपोल को थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा ये पूरा घूम जाएगा। ये था, शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद ये वापस यूँ नहीं आएगा, ये पूरा घूम के यूँ आ जाएगा। इन शॉर्ट प्लस क्यू इधर आ जाएगा, माइनस क्यू इधर आ जाएगा। सेम ये कंडीशन बन जाएगी, प्लस क्यू गोल घूम के इधर और माइनस क्यू गोल घूम के इधर, और वापस वो स्टेबल हो जाएगा। यानी वो अनस्टेबल था, जैसे ही उसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ जाएगा, वो पूरा ही गोल घूम जाएगा। और गोल घूमने के बाद होगा क्या, हमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन डायपोल मोमेंट। तो भाई देखिए इसका डायपोल अभी कहाँ था, ओरिजिनली इसका माइनस से प्लस ये डायपोल था। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगा, कोशिश करेगा कि भाई इससे मैं यूँ घुमा दूँ। जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दूंगा ये डायपोल को अपने डायरेक्शन में ले आएगा। तो इसलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे हमारा गुंडा है। समझ आया बच्चा लोग? तो हमने देखा कि वो मैक्सिमम कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर है, मिनिमम कब होगा, जब वो उसी के डायरेक्शन पे है। सो दोनों ही चीज़ आपको बड़े ध्यान से याद रखनी है। नीट और JEE में इसका काफ़ी यूज़ होता है। ओके तो बच्चा लोग एक सवाल यहाँ पे काफ़ी बार पूछा जाता है गुजसेट के लेवल पे कि भाई अगर डायपोल, इफ़ द डायपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड देन डैश, और ऑप्शन दिया होगा नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, नेट फोर्स मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, टॉर्क इज ऑलवेज जीरो या टॉर्क मे नॉट और मे बी जीरो। तो देखिए हमने क्या देखा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप डायपोल रखोगे
सो आपका जो नेट फोर्स है वो ऑलवेज ज़ीरो रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो ज़ीरो रहने वाला है। बट टाउ नेट, भाई हमने देखा कि उसकी एक बार वैल्यू क्या आ गई थी, पी ई साइन थीटा, मतलब ये इस समय तो ज़ीरो होगा नहीं। अगर 90 डिग्री था तो मैक्सिमम था, और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री था तो टाउ नेट 0 भी आ रहा था। इसका मतलब इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड टाउ नेट में और मे नॉट बी ज़ीरो। याद रखना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में टाउ नेट 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, गुड सेट में या कभी कभार नीट में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कि भाई जस्ट एट द मोमेंट द डाइपोल इज रिलीज्ड in an electric field, find the angular acceleration of dipole, जिसे हम कहते थे अल्फा। भाई देखिए, 11th का एक टॉपिक, 12th का एक टॉपिक मिला के पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि JEE मेन या नीट में आने के चांसेस हैं। क्या कहा जा रहा है कि भाई जिस समय डाइपोल को रिलीज किया जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में, हाँ भाई सॉरी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, सो भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, और आपको एक डाइपोल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से सपोज मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, सो भाई ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। तो बताओ कि इस समय इस पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या लग रहा है। चलिए करें, कुछ आइडिया कैसे करेंगे। 11 का याद है, रोटेशनल मोशन, उसमें हम ढूंढते थे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, याद है कि नहीं। चलिए करते हैं। सो भाई इस समय जो हमारा टाउ नेट लगने वाला है, नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल सिस्टम इज पी ई साइन थीटा। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, तो क्या मैं इसके बदले ऐसा लिख सकता हूँ, डाइपोल मोमेंट के बदले चार्ज इंटू 2L, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ई साइन थीटा। भाई देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, थीटा क्या है 30 है, सो जनरली तो थीटा यहाँ पे कम होता जाएगा, है कि नहीं। अब जैसे से घूमता जाएगा थीटा कम होता जाएगा, थीटा कम होता जाएगा मतलब कि वो साइन की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब टॉर्क जो है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़िया है। और अब क्या करें आगे, आपने 11th में पढ़ रखा है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है m में, वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हुआ करता था, जहाँ पे I का मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद आया कुछ? हाँ सर बिल्कुल आया। सो क्या मैं टाउ के बदले ये रख दूँ I अल्फा, सो टाउ नेट के बदले मैंने क्या रख दिया I अल्फा। अब I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो बच्चा लोग आप लोग पढ़ चुके हो I की फॉर्मूला क्या होती थी, mr स्क्वायर mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस mr3 स्क्वायर एंड सो ऑन। जितने सब्सटेंस, जितने ऑब्जेक्ट रहते थे उसका मास एंड उसका रेडियस हम लेते थे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मुझे I निकालना हो तो सो भाई मास, चलो हमको चले चार्ज का मास m ले लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज के लिए m l स्क्वायर, बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है वो l होता है भाई, वो तो हमको पता ही है, प्लस माइनस चार्ज के लिए m l स्क्वायर। दोनों चार्ज का मास सेम है इसलिए मैंने m1 m2 लिखा, दोनों का डिस्टेंस सेम है इसलिए मैंने l1 l2 भी नहीं लिखा। इसके लिए ml स्क्वायर, इसके लिए ml स्क्वायर, सो ये हो गया 2ml स्क्वायर। तो क्या मैं I के लिए बदले लिख सकता हूँ 2ml स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू Q2L E साइन थीटा।
बोलो सही है क्या नहीं? अच्छा साइन थीटा की वैल्यू भी दी ना थीटा, सो थीटा क्या हो जाएगा 30 और साइन 30 क्या होता है भाई 1/2। तो ये एक एल गया, ये 2 गया, क्या बचा? मुझे तो अल्फा चाहिए, सो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा क्यू ई, और ये जो है ये नीचे आ जाएगा। तो बच्चा लोग मिल गया हमको यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भाई आपको जब भी कोई एंगल दिया जाएगा आप वहाँ पे एंगल लगा सकते हो, या अगर एंगल 30 दिया जा रहा है सो आप उस अकॉर्डिंगली एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। बहुत ही ज़रूरी सवाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान देंगे। तो बच्चा लोग आज का हम आखिरी क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं, जो कि है इफ़ वी डिस्प्लेस the dipole slightly in an uniform electric field from its stable equilibrium position। कंडीशन क्या दी है कि भाई हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अच्छा खासा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड था, अच्छा खासा डाइपोल पड़ा था, अच्छा खासा ज़िंदगी बिता रहा था, नाश्ता कर रहा था, खाना खा रहा था, लेकिन हमें क्या खुजली हुई कि हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। क्या कहा जा रहा है? इफ़ वी डिस्प्लेस द डाइपोल फ्रॉम ए स्टेबल इलेक्ट्रिकल फील्ड, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमने देखा था ना स्टेबल कब होता है? जब दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा। सो ये मेरी मोमेंट हो गई थी। ओके, अब कहा जा रहा है कि इसको हम थोड़ा सा स्लाइड डिस्प्लेस करते हैं। तो चलिए मैं पहले तो हम इसको इमेजिन करेंगे। देखिए ये डाइपोल था, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो ये प्लस क्यू इधर आ गया और ये माइनस क्यू इधर आ गया। अब मैं मानता हूँ कि चलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट एंगल है वो थीटा ले लेता हूँ, और थीटा मतलब क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद है किसी चीज़ को जब हम रोटेट करते हैं तो जितना डिस्प्लेस होगा उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते थे। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हैं ऑसिलेशंस हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे तो SHM पिक्चर में आ जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद है बेटा 11 में पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर यार ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, टाइम पीरियड ढूंढना है, ऑसिलेट कर रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे? देखो हमने क्या पढ़ा था कि मान लो कि ये मेरा डाइपोल है, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ। सो प्लस क्यू फोर्स इधर, माइनस क्यू फोर्स इधर। सो ये चिक टिचिक क्या होगा? ये वापस उस पर एक टॉर्क लगेगा जो अपने उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आएगा। लेकिन होगा क्या कि ये एकदम से यहाँ के रुक तो ना जाएगा। भाई जब हम साइकिल की ब्रेक मारते हैं तो हम भी तो थोड़ा बहुत आगे जाते हैं ना, फिर ही रुकते हैं। तो क्या ये एकदम से रुक जाएगा? नहीं, ये यूं जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा, नीचे जाएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑटोमेटिकली। तो फिर ये प्लस क्यू तो फोर्स इधर, माइनस क्यू तो फोर्स इधर, फिर से एक टॉर्क लगेगा। इसका मतलब ये इस टाइप से ऑसिलेट होता रहेगा। वो हाँ एक चीज़ यहाँ पे है कि वो धीमे धीमे ऑसिलेशन कम होते जाएंगे, धीमे धीमे वो इस पोजीशन पे आके रुक जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं रुक रहा तब तक तो वो ऑसिलेशन करता रहेगा, है क्या नहीं? तो हमें उसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ढूंढना है। अब देखिए आफ्टर द स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, भाई जब हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा? भाई उस समय जो टॉर्क लगेगा उसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। ये भी आप पढ़ चुके हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। ऐसा टॉर्क जो उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ला रहा है, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। भाई हमने पढ़ रखा है एक डाइपोल जिस पे इलेक्ट्रिक जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया है, तो उस पर टॉर्क क्या होता है? PE साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है? स्लाइटली इतूसा डिस्प्लेसमेंट किया है। तो भाई
जब डिस्प्लेसमेंट आपका स्लाइटली होगा तो उस समय जो आपका डिस्प्लेसमेंट एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी तो बहुत छोटा होने वाला है कि नहीं? वो भी तो बहुत छोटा होने वाला है। और आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अब याद रखना कि अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा बन जाती है। मतलब अगर आपका एंगल बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन ऑफ एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप साइन 0.3 लेते हैं तो भाई 0.3 एंगल बहुत छोटा है, सो इसका आंसर ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.3 ही आएगा। जो एंगल होगा वही उसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, टाउ इज इक्वल टू पी ई थीटा, बिकॉज स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा भी छोटा होगा। सही है कि नहीं? अच्छा, अब जैसे कि हमने देखा कि यार ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो हमने देखा था कि फॉर एस एच एम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद आया कुछ कि जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई हमारे इस केस में टाउ है और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस थीटा हो जाएगा। और जो कि हो भी रहा है, देखो कैसे भाई, देखो आपने जब उसको डिस्प्लेस किया तो आप उसको ये डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं एंड डिस्प्लेस ये डायरेक्शन में हो, लेकिन जो टॉर्क लग रहा है वो तो क्लॉकवाइज लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किया एंटी क्लॉकवाइज और जो टॉर्क लगा वो क्लॉकवाइज, तो देखिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। सो ये लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि टाउ इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा। चलो मैं इसको और अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई माइनस थीटा, पी ई माइनस थीटा, बिकॉज टॉर्क और थीटा डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ तक समझ आया बच्चा लोग? अब एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, देखिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो होती है 2 पाई बाय ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब मुझे मेरे वहाँ पे कहीं ना कहीं ओमेगा चाहिए तो ही मैं टाइम पीरियड तक पहुँच पाऊँगा। तो अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे इस केस में रोटेशन हो रहा है, ये जो था वो ट्रांसलेशन मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए था, और हम जो देख रहे हैं वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ये डिस्प्लेसमेंट था लीनियर, सो हमारा यहाँ पे आ जाएगा एंगुलर। अब आप बोलोगे सर अल्फा भी दिख नहीं रहा, तो भाई इससे पहले देखा था ना, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू पी ई माइनस थीटा। तो अल्फा के बदले भाई वो लिख देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी ई माइनस थीटा। तो भाई माइनस माइनस कट, थीटा थीटा कट, मुझे ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई, आई वहाँ को नीचे भेज देते हैं, मुझे ओमेगा चाहिए तो हम क्या करते हैं, दोनों जगह स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू पी ई बाय आई। तो ये मिल गई मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बस अब तो क्या बचा, टाइम पीरियड बचा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ पी ई अपॉन आई। भाई हमने पहले भी सीखा हुआ है कि जो फ्रैक्शन एक साथ होता है उसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। सो यहाँ पे होगा क्या, ये जो आई है वो ऊपर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा आई बाय पी ई। सो भाई ये हो गया आपका टाइम पीरियड फॉर दी ऑसिलेशंस। 2 पाई आई अपॉन पी ई, जहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई राइट? यस। तो इस तरीके से बच्चा हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी थियरीज देखी सारी की सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड की थी, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म आ जाए, अच्छा मैं इसको मिटाऊँ ना, आप वीडियो पॉज करके ये सब लिख सकते हैं। देखिए हमने जो बात की थी वो किसकी की थी अभी तक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात की थी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड और यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। हो सकता है किसी 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम हो सकता है कि वो ना भी हो। भाई यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो सकता है उतनी यहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे उतनी ना हो। तो इसका मतलब कोई भी 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
सो भाई जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड पे थे तो उस समय हमने देखा था कि जो नेट फोर्स है वो तो ऑलवेज जीरो रहने वाला था, है कि नहीं? वो तो ऑलवेज जीरो रहने वाला था। लेकिन जो टाउ नेट है वो ज़ीरो हो भी सकता है और ज़ीरो नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी ज़ीरो। लेकिन अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, सॉरी बच्चा लोग, नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, सो भाई अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम है तो भाई सेम फोर्स लगेगा और फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि यहाँ की इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ और, यहाँ की कुछ और, यहाँ का चार्ज क्यू हुई, यहाँ का भी चार्ज क्यू हुई, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ का फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स आएगा। इसका मतलब कि नेट फोर्स में और मे नॉट बी ज़ीरो। यस, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर फोर्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जीरो कैसे होगा कि अगर दोनों के इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम हो गई तो मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा ना कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब सेम हो भी सकती है या सेम नहीं भी हो सकती है। और जो टाउ नेट था, नेट टॉर्क, भाई वो तो सेम रहेगा, वो भी मे और मे नॉट बी ज़ीरो। इसका मतलब चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, टॉर्क ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर यूनिफॉर्म है तो कंपलसरी फोर्स ज़ीरो रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्म में कई बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड लेवल पे भी या गुड साइड लेवल पे भी या नीट लेवल पे भी। सो बच्चा आज के लिए हम लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक फ्लक्स के साथ। ठीक है बच्चा लोग, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए और पढ़ते भी रहिए।